नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 14 दिसंबर है और हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ में। तो आज का एडिटोरियल अपना किस टॉपिक पे रहने वाला है और इस पर हम क्या क्या करने वाले हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। आप इस शो के अंदर जिसका नाम अपने थर्ड आई है, तो कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर इसका नाम आपने थर्ड आई क्यों रखा। तो थर्ड आई का यहाँ मतलब होता है त्रिनेत्र, जो निष्पक्ष है, फ्री एंड फेयर है। तो हम कोई भी एडिटोरियल लेते हैं तो उसके हम अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसमें बिल्कुल नहीं रखते। हाँ, जो एडिटर्स ने लिया है उसी को ही लेते हैं और वो द हिंदू से लेते हैं अपने। तो वो प्रयास ये होता है कि निष्पक्ष होते हैं और हम भी उसकी व्याख्या भी निष्पक्ष हैं। तो हम बिल्कुल इम्पर्सनल होकर के है जो उसकी थर्ड पार्टी होने के नाते एक स्वतंत्र व्याख्या करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है लैंग्वेज सीखना है, तो हमारा जो उद्देश्य है हम उसी पर केंद्रित रहते हैं। तो रेफरेंस के लिए हम कोई ना कोई आर्टिकल लेते हैं, विविध विषय होते हैं। तो आज 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर का जो अपना आर्टिकल है उसमें हम हमेशा की तरह वोकैब सीखेंगे। तो वोकैबुलरी के अंदर ग्लॉसरी में अपने नए शब्द लेते हैं। इसमें हम सिमिलर वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखते हैं। एक पैराग्राफ होता है इंग्लिश का, उसको पढ़ते हैं और उस आर्टिकल को पढ़ के हमारे कितना समझ में आया है, कॉम्प्रिहेंड कितना हुआ है, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। और अलग अलग करंट इश्यूज लेते हैं अपने। तो करंट इश्यूज में वर्तमान में जो बर्निंग टॉपिक चल रहे हैं तो वो लेते हैं। तो अब आज के लिए हमने आर्टिकल लिया है साइंस से, मेडिकल साइंस से। तो आज का जो इश्यू है वो मेडिकल साइंस का रहने वाला है। तो अब इसमें कभी एनवायरनमेंट आता है, कभी हिस्ट्रिकल आता है, कभी पॉलिटिकल इश्यू आते हैं। तो एक डाइवर्सिटी होती है इसमें टॉपिक्स की। इससे आपका करंट अफेयर भी मजबूत होता है और साथ साथ लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है, क्योंकि एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र से हमें जो टर्म्स उठाते हैं ताकि आपके शब्द भंडार को बढ़ाया जा सके। आप न केवल इंग्लिश बोलना सीख सके बल्कि लिखना भी। हम चाहते हैं कि आपका LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारे स्किल्स इसके साथ साथ की फोकस हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका लिसनिंग और स्पीकिंग प्लस रीडिंग एंड राइटिंग भी सही हो जाए। क्योंकि व्हाट वी लिसन सो वी स्पीक, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम, जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो ये एक नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। तो हम इसी को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले वोकैब में अपने क्या आ रहा है, डिलिबिटिंग। ये डे न पढ़े, इसे डी पढ़े आप, है ना। तो डिबिलिटेटिंग, डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है दुर्बल, कमजोर। तो कमजोर कर देना, दुर्बल कर देना। तो कमजोर, कमजोर कर देना, कमजोर कर देना या कमजोर बना देना। तो कोई चीज कमजोर हो गई, वीक हो गई, तो डिलिबिटेटिंग कह दिया। टू मेक समबडी बॉडी और माइंड वीकर, किसी के दिमाग या शरीर को क्या कर देना, कमजोर कर देना। तो किसी शरीर आदि को, शरीर या दिमाग को कमजोर कर देना, तो ये क्या कहलाएगा, डिलिबिटिंग कहलाएगा। डिलिबिटेटिंग। सो सिनोनिम, वीकनिंग और एनफीबलिंग। फीबल होता है कमजोर, वीक। एनफीबल और ज्यादा कमजोर बना देना, जैसे रिच, एनरिच, पावर, एम्पावर। तो ये EN लगने से और ज्यादा हो गया। एंटोनिम्स, रेस्ट्रेटिव या एम्पावरिंग। तो जब फीबल का एंटोनिम हो गया कमजोर, फीबल है नहीं कमजोर, और पावरफुल क्या हो गया, मजबूत। तो एनफीबलिंग का एम्पावरिंग एंटोनिम हो गया, ये ध्यान रखना। कमजोर का मजबूत, तो मजबूत बना देना, ये क्या कर देना, मजबूत बनाना, ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। चलिए वाक्य में प्रयोग देते हैं। द डिलिबिटेटिंग इफेक्ट्स ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट, अंडर इन्वेस्टमेंट के है जो कमजोर प्रभाव। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। चलिए जी दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा वर्ड है एग्जॉर्बिटेंटली। एग्जॉर्बिटेंटली पार्ट ऑफ स्पीच में अगर देखें तो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जॉर्बिटेंटली एडवर्ब है अत्यंत, अत्यधिक, अत्यंत या अत्यधिक, बहुत ज्यादा। इन ए वे दैट इज मच टू मच,
और मच टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव यानी महंगा हो, तो जो महंगा ज्यादा होता है वो भी क्या है, एग्जॉर्बिटेंट होता है। सो एक्सेसिव या हाइपर, बहुत ज्यादा, अत्यंत, बहुत ज्यादा। लिमिटेड या मॉडरेट, सीमित, ये क्या हो जाएगा, औसत या सीमित, इसका एंटोनिम हो जाएगा। देवर चार्ज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स फॉर फोन कॉल्स, तो उनके फोन कॉल के लिए बहुत ज्यादा, अत्यंत चार्ज लगाया गया। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंट, वर्ब है रोकना, रोकथाम करना, निरोधक उपाय करना, रोकथाम, प्रिवेंट करना, पहले से ही रोकना कोई हानि होने से। सो कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ घटित होने से पहले रोकना, निरोधक उपाय करना, प्रिवेंट करना। सो डेसिस्ट, स्टॉप और अवॉइड, से बचना, अवॉइड करना, डेसिस्ट रोकना, स्टॉप करना। एंटोनिम इनकरेज या अलाउ, अनुमति देना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसकी, अनुमति देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट्स, और ज्यादा एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, घटित होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्शंस है जो लेने चाहिए, आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। तो बहुत ही आसान शब्द है, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए जी, आज का अगला शब्द आ रहा है कंपल्सन। कंपल्सन इज बाध्यता, मैंडेटरी, कोई भी काम हम करते हैं, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समबॉडी टू डू समथिंग, तो किसी काम को, कोई व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए हम करते हैं, बाधित कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपल्सन कहेंगे। ऑब्लिगेशन या कॉन्स्टेंट, ऑब्लिगेटरी होता है कंपल्सरी, तो जो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, तो जहां हम किसी को बाध्य कर देते हैं तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी से ऑब्लिगेशन बना है। कांस्टेंट, जहां हम उस पर नियंत्रण, कंट्रोल स्थापित कर देते हैं। एंटोनिम फ्रीडम हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, और लिबर्टी, लिबर्टी यानी मुक्ति, आजादी, स्वाधीनता यानी फ्री छोड़ देना, ये इसके एंटोनिम हो गए। देयर इज ऑलरेडी एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन इन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार की योजनाओं के अंदर, विद्यमान सरकार की योजनाओं के अंदर एक बाध्यता का तत्व पहले से ही है, बाध्यता का तत्व पहले से ही है। तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। चलिए जी दोस्तों, अगला वाक्य सब देखते हैं। रेगुलेटर, रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब होता है नियमित करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो रेगुलेट वर्ब होती है, तो रेगुलेट क्या होती है, वर्ब होती है। तो इस वर्ब से ही ये क्या बना है, नाउन बना है। तो रेगुलेट में जब ई हटा करके ओ आर लगा दिया तो ये क्या बन गया, नाउन। रेगुलेट करने वाला, जो नियंत्रित करने वाला। आपने घरों में क्या है, जो अपने किचन में गैस सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक जो रेगुलेटर लगा होता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, गैस चालू या बंद करते हैं, देखा होगा आपने, तो ये रेगुलेटर होता है। ऐसे ही कुछ बॉडी होती हैं, जैसे सरकारी निकाय होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती हैं, तो वो रेगुलेटर का काम करते हैं। जैसे हमने सेबी का नाम सुना होगा आपने, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक्सचेंज होते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, इनको रेगुलेट करती है। तो ये ट्राई है, टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई नाम आपने सुना होगा। ये टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल करती है भारत के अंदर। तो ये रेगुलेटर निकाय है, तो नियामक निकाय है। तो नियामक यानी नियंत्रण करता, नियंत्रण करता। तो ये कुछ स्वायत्त होते हैं, कुछ सरकारी होते हैं, कुछ अर्ध सरकारी होते हैं। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया हो गया, इसका मतलब नियामक, नियंत्रण करता। ए पर्सन और थिंग दैट रेगुलेट समथिंग, तो व्यक्ति या कोई अन्य निकाय जो किसी को कंट्रोल करता हो। कंट्रोलर या सेलेक्टर, चयन करता। इनएक्टिविटी या डी रेस्ट्रिक्ट, यानी कि अनियंत्रण की प्रक्रिया हो गई। पार्टी इज इन्वेस्टिंग व्हाई इट टुक सो लॉन्ग फॉर गवर्नमेंट रेगुलेटर्स टू शट द प्लांट डाउन।
तो पार्टी इस बात को इन्वेस्ट कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है इसकी कि इतना ज्यादा समय क्यों लगा गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को टू शट दी प्लांट डाउन, प्लांट को शट डाउन करने में सरकार को इतना ज्यादा समय क्यों लगा, इस पर पार्टी विचार कर रही है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब अगला शब्द देखते हैं अपने। ठीक है, अब आ रहा है एडिटोरियल अपने सामने, गेम चेंजर। ये तो गेम चेंज करने वाला है, पूरा ही बदलाव लाने वाली खोज है, क्योंकि आज का अपना जो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है साइंस पर है। ऑन अप्रूवल फॉर जीन थेरेपी टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज एंड बीटा थैलेसेमिया। तो ऑन अप्रूवल ऑफ जीन थेरेपी, अब यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, जीन थेरेपी के लिए अप्रूवल मिला है, उसको परमिशन मिली है सरकार से टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज। एक तो सिकल सेल उस बीमारी का इलाज करने की, और एक बीटा थैलेसेमिया की। अब सिकल सेल और बीटा थैलेसेमिया क्या होती है, सबसे पहले अपने आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं। सिकल का तो आपने मीनिंग जानते ही होंगे। सिकल की जो डिजाइन होती है वो इस तरह की होती है। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, आपको दिखाई दीजिएगा। ये देखिए अर्धचंद्राकार आकृति होती है। ये जो अर्धचंद्राकार आकृति होती है, अब ये देखने में अर्धचंद्राकार आकृति क्या लगती है, ये इस तरह की, जैसे शिकल होता है, हंसिया होता है, ये ऐसे हंसिया होता है जिसे दांती कहते हैं। तो हंसिया जैसी यानी शिकल जैसी इसकी आकृति होती है। अब अपने देखते हैं, हमारा जो ब्लड होता है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इनकी आकृति होती है गोल। अब ये गोल होती है, और आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन होता है, और ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। ये साइंस की बात है, सामान्य शब्दों जानते हैं आप। तो जो आरबीसी है इनकी सर्किल में शेप होती है, लेकिन एक जेनेटिक डिजीज होती है सिकल सेल, जिसमें आरबीसी की जो आकृति है ये गोल गोल, ये गोल न रह करके क्या हो जाती है, ये जो सामान्यतः गोल आकृति है ये गोल न रह करके क्या हो जाती है, सिकल सेल की तरह होती है। तो ये सेल्स का डिजाइन इस तरह का हो जाता है, सिकल जैसा डिजाइन हो जाता है। तो ये सिकल जैसी आकृति होने के कारण ऐसी सेल्स को क्या कहा गया, सिकल सेल्स। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज ये होती है, जिसमें सेल्स है वो इस तरह सिकल जैसी हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ऐसी डिजीज को सिकल सेल कहा गया। तो सिकल सेल डिजीज इसे ऐसा कहा जाता है। अब आप बताओ, ब्लड के अंदर हमारे रक्त कणिकाएं हैं, अगर गोलाकृति में तो इजीली रोल होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अगर उनकी आकृति इस तरह की है तो ये एक दूसरे में फंस जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, और इससे है जो जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो ये अनुवांशिक बीमारी है और 12 वर्ष से अधिक के लोगों में हो सकती है। तो इससे एक बीमारी होती है, इससे खून की कमी हो जाती है, और ये एक एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल डिजीज है, इससे है जो खून की कमी होती है उसे बोलते हैं थैलेसेमिया। ये नाम रहा बीटा थैलेसेमिया। तो इसमें बीटा थैलेसेमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और ये खून में है जो दिक्कत करती है। तो ये दोनों मिले जुले बीमारियां हैं। तो अब इसको लेकर के क्या खोज हुई है, इसका इलाज करने के लिए पहले क्या होता है, रक्त का, ब्लड का है जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि ब्लड फिल्टर किया जाता है, तो बहुत कॉस्टली, महंगा पड़ता है। अब इसका एक जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसको पहले व्यक्ति की सेल्स ली जाती, पहले बोन मैरो से निकाल करके उसका इलाज करते थे। अब इसमें एक नई विधि अपनाई गई है, तो वो क्या है, इस बात की अपने चर्चा करने वाले हैं। तो ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। ऑन अप्रूवल फॉर जीन थेरेपी, अब इस जीन थेरेपी को अप्रूवल मिल गया है टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज एंड बीटा थैलेसेमिया। तो बीटा थैलेसेमिया और सिकल सेल बीमारी का इलाज करने के लिए यूनाइटेड किंग के ड्रग रेगुलेटर है उसने, यानी कि इंग्लैंड के अंदर, तो इंग्लैंड की सरकार का जो ड्रग रेगुलेटर है यानी औषधि नियंत्रक है इंग्लैंड का, उसने इसको अप्रूवल दिया है। तो क्या अप्रूवल दिया है, जीन थेरेपी ऑफर्स न्यू होप फॉर दोज विद सिकल सेल डिजीज। तो ये जीन थेरेपी है उन लोगों के लिए नई आशा की किरण है जो सिकल सेल बीमारी से पीड़ित हैं। ओके, लेस देन ए मंथ आफ्टर यूके ड्रग रेगुलेटर अप्रूव्ड
Casgevy, the gene therapy to treat the people about 12 with sickle cell disease and beta thalassemia. US FDA has approved 2 gene therapies, Casgevy and Lyfgenia. अब देखिए, इंग्लैंड की जो सरकार है, वहां का जो ड्रग रेगुलेटर है, उसने कैसगिवी नामक कंपनी है, उसको ये अप्रूवल दिया है कि आप सिकल सेल डिजीज का इस थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। तो 1 महीने से भी कम समय हुआ है, उसके बाद कब यूके की सरकार ने, जब उसका वहां का जो ड्रग रेगुलेटर है, उसने कैसगिवी कंपनी को इसकी परमिशन दी। जीन थेरेपी टू ट्रीट द पीपल अबाउट 12, तो 12 वर्ष से अधिक के लोगों की जीन थेरेपी करके है जो सिकल सेल बीमारी का इलाज करना और बीटा थैलेसेमिया का इलाज करने की परमिशन दी। उसको 1 महीना भी नहीं बीता कि अमेरिका की एक जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी है, तो जो फेडरल ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी है, वहां का औषधि नियंत्रक कैसेंगी है, उसने भी क्या किया है, अप्रूव्ड, उसने भी परमिशन दे दी है कितनी थेरेपी को, 2 को। 2 जीन थेरेपीज, 2 जीन थेरेपी है। पहली जीन थेरेपी कैसगेवी है जो सेम है जैसा कि इंग्लैंड ने इसकी परमिशन दी है, दूसरी है लाइफजेनिया। तो लाइफजेनिया और कैसगेवी दोनों थेरेपी को परमिशन दी है। इनमें क्या होता है, टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज इन पेशेंट्स ओवर 12। इसके अंदर भी 12 वर्ष से अधिक के रोगियों का इलाज किया जा सकता है। सो इट्स डिसीजन ऑन अप्रूविंग कैसगेवी जीन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग बीटा थैलेसेमिया इज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2024। तो इस पर मार्च 2024 तक बीटा थैलेसेमिया का उपचार है, उसमें इस थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा सकेगा। और these landmark decisions mark the beginning of a gene therapy using the CRISPR Cas9 tool to treat diseases that could otherwise be cured only through the bone marrow transplantation। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको परमिशन मिली, तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क निर्णय होगा, एक बहुत ही माइलस्टोन होगा, जो कि जीन थेरेपी की शुरुआत होगी, जिसमें CRISPR Cas9 टूल का प्रयोग किया जाएगा, जो कि इन बीमारियों का इलाज करने में, अन्यथा यहाँ क्या होता था, पहले बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन होता था, बोन मेरो निकाल करके है जो उसका इलाज किया जाता था, और ये बहुत महंगा पड़ता था। चलिए जी, इससे क्या फायदा होने वाला है आगे। While about 10% of adults continue to produce fetal hemoglobin, अब चूंकि 10% जो वयस्क होते हैं वो फेटल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं। हीमोग्लोबिन आप जानते ही हो, प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है शरीर में। इन अदर्स द BCL11A जीन प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ फेटल हीमोग्लोबिन। अब जबकि वयस्कों के अलावा जो दूसरे लोग होते हैं, 10% एडल्ट ही क्या करते हैं, फेटल हीमोग्लोबिन पैदा कर सकते हैं, बाकी 90% जो वयस्क लोग हैं। अब इन अदर्स में क्या हो गई, ये 90% हो गई, बाकी 90% लोगों में BCL11A जीन होता है जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है द प्रोडक्शन ऑफ फेटल हीमोग्लोबिन। यानी कि ये जो जीन होता है वो 90% लोगों में इस फेटल हीमोग्लोबिन को बनने ही नहीं देता, उसका उत्पादन ही नहीं होने देता। अब बाय डिसेबलिंग द BCL11 जीन, अब इस BCL11 जीन को डिसेबल कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। ऐसा करने से फेटल हीमोग्लोबिन दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच डजंट हैव द एबनॉर्मलिटीज ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, अब उसको रोक दिया जाएगा जिसमें इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटीज, असामान्यताएं नहीं होगी, एबनॉर्मलिटीज असामान्यताएं नहीं होगी ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन हेल्प्स ट्रीट पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीज। ये मदद करता है उन रोगियों में जिनको सिकल सेल की बीमारी होती है और बीटा थैलेसेमिया होता है। सो इन क्लिनिकल ट्रायल्स, जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं जहां औषधि परीक्षण हुआ है, 28 of 29 सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स, 30 में से 28 रोगी हैं जो सिकल सेल डिजीज के थे, who received Casgevy जीन थेरेपी, जिनको Casgevy जीन थेरेपी दी गई, were relieved of the debilitating effects of the disease for a year। तो उनको राहत मिली और वो इस बीमारी के जो कमजोर करने पर वाले जो प्रभाव थे उनसे 1 साल तक उनको राहत मिली। एंड फॉर बीटा थैलेसीमिया
बीटा थैलेसीमिया रोग के अंदर 39 of 42 पेशेंट्स, 42 में से 39 रोगियों ने डिडेंट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर 1 ईयर। तो बीटा थैलेसीमिया के 42 में से 39 रोगियों को 1 साल तक रक्त का ट्रांसफ्यूजन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एंड इन द रिमेनिंग 3, बाकी के जो बचे हुए 3 थे, द नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिड्यूस्ड बाय मोर देन 70%। तो बचे हुए 3 के अंदर भी रक्त ट्रांसफ्यूजन की जो आवश्यकता है वो 70% तक रिड्यूस हो गई, घट गई, यानी ये बहुत हद तक सफल रहा। तो ये इंग्लैंड के बाद अमेरिका ने भी इसको परमिशन दे दी, ये बड़ी बात है। इन द केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उस मामले में इन्वॉल्विंग लाइफजेनिया, जिसमें लाइफजेनिया थेरेपी शामिल है, 30 of 32 सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स डिडंट सफर फ्रॉम सीवियर ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉज्ड बाय सिकल सेल्स। अब लाइफजेनिया जो, अब उस कैसगेवी के अलावा एक दूसरी थेरेपी है लाइफजेनिया जो अमेरिका ने डेवलप की है, उसमें 32 में से 30 लोगों में क्या हुआ, जिनको सिकल सेल डिजीज थी, उनको किसी प्रकार का कोई गंभीर ब्लॉक्ड ब्लड सेल्स, यानी कि उनकी ब्लड सेल्स में किसी प्रकार का ब्लॉक या रुकावट अवरोध नहीं पाया गया। while 28 of 32 patients didn't experience any blocked blood flow events। अब 32 में से 28 को किसी प्रकार का ब्लॉक ब्लड फ्लो है, जो रक्त का अवरोध कहीं नहीं अनुभव हुआ। 6 to 18 months पोस्ट इन्फ्यूजन, जब उनमें 6 से 18 महीने तक ये इन्फ्यूजन हुआ उसके बाद की दर है। सिंस बोथ जीन थेरेपीज यूज पेशेंट्स ओन ब्लड सेल्स फॉर जीन एडिटिंग। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो जीन होता है व्यक्ति का उसके अंदर ही एडिटिंग की जाती है। तो इस दोनों थेरेपी के अंदर पेशेंट के खुद के ही क्या है ब्लड सेल्स का प्रयोग किया जाता है जीन एडिटिंग के लिए। द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु कैन पोटेंशियली बी ट्रीटेड, तो जो रोगियों की संख्या है जिनका उपचार किया जाना संभावित है, will be huge as these treatments don't rely on matching bone marrow donors। तो इसके अंदर इलाज में रोगियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बोन मेरो के जो डोनर हैं, बोन मेरो, उसमें पहले क्या होता था, बोन मेरो मैच करनी चाहिए, तो वो बोन मेरो मैच करवाने वाली समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि जो रोगी है उसको किसी और से बोन मेरो उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई डोनर नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसके खुद के ही ब्लड सेल्स हैं, उन्हीं को लेकर के एडिट करके इसका इलाज किया जाता है। सो बट इन रियलिटी, लेकिन व्यवहार में दीज ट्रीटमेंट्स वुड बी एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, एक्सॉर्बिटेंटली अत्यधिक। तो अब ये तो ठीक है, चलो आपको बोन मैरो डोनर नहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये बहुत ही एक्सेसिवली एक्सपेंसिव होने वाली है, बहुत ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी होने वाली है। एक्सॉर्बिटेंट कैसे है, ऑल्सो मच लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता था उसकी तरह ओनली सर्टेन हॉस्पिटल्स विल बी इक्विप्ड टू एक्सट्रैक्ट ए पेशेंट्स ब्लड स्टेम सेल्स, क्योंकि बहुत ही कम संख्या के अंदर हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो किसी मरीज से ब्लड स्टेम सेल है उनको निकाल पाएंगे, उसमें समर्थ होंगे, उनके पास ऐसे इक्विप्ड होंगे, उनके पास ऐसे संसाधन होंगे। एंड यूज द जेनेटिक एडिटिंग टूल टू स्टेम सेल्स, और जेनेटिक टूल है जो स्टेम सेल्स को एडिट करने के, जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है वो एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल्स को एडिट लेकर के जो जीन एडिटिंग करने की, वो भी बहुत कम हॉस्पिटल के पास होगी। सो री इंजेक्टिंग देम, और उन्हें फिर से उस किसी के शरीर में डालने से पहले, बिफोर री इंजेक्टिंग देम, दस लिमिटिंग द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, और इस प्रकार लाभार्थियों की संख्या लिमिट हो जाएगी। तो बेनिफिशरी होती है लाभार्थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी हर एक हॉस्पिटल के पास नहीं है, इतने संसाधन सभी के पास नहीं होंगे, तो इसका लाभार्थियों का जो संख्या है वो लिमिट हो जाएगी। हाँ, इसमें रोगी के ब्लड सेल्स लेकर के इलाज किया जाएगा, किसी से बोन मैरो उधार नहीं लेना पड़ेगा, मैच नहीं करवाना पड़ेगा, तो लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन इसमें जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, स्टेम सेल्स लेकर के उनका जीन एडिट करना है, और दूसरा इसमें बताया है जो टेक्नोलॉजी है, जो संसाधन है, इक्विपमेंट्स है, वो हर एक हॉस्पिटल के पास इसके लिए नहीं होंगे, तो बेनिफिशरीज की संख्या घट जाएगी।
तो ये एक चुनौती है, इसको कैसे निपटा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। विद क्लिनिकल ट्रायल्स इवेल्युएटिंग द थेरेपीज इन ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब अगर ये जो क्लिनिकल ट्रायल है जिनका मूल्यांकन किया गया है बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स, बहुत कम संख्या में 30-40 अधिकतम 42 रोगियों पर, एंड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन बहुत कम अवधि के लिए, एक साल के लिए, द कंपल्शन टू कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर सेफ्टी, और बाध्यता कि उनकी सुरक्षा को लगातार मॉनिटर किया जाए, एंड एफिकेसी थ्रू रियल वर्ल्ड डेटा कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। तो उसे ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके जो रियल वर्ल्ड डाटा है, वास्तविक दुनिया की जो आंकड़े हैं वो अभी जाहिर होने बाकी है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अनइंटेंडेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, एक अनचाही जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो संभावना है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, एंड देयर रिजल्टेंट साइड इफेक्ट्स, और उसके परिणाम स्वरूप जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं, आर रियल, वो वास्तविक हैं, व्हेन द CRISPR Cas9 टूल इज यूज्ड। जब इस CRISPR9 जो टूल का यूज किया जाएगा तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। तो ये एक है जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर के जो चैलेंज है, जो कि हो सकता है किसी रोगी के जीन को एडिट करके और उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, ये साइंटिफिक आर्टिकल आपको कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाने से पहले आपको खुशखबरी दे देता हूं, अपने स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर सुबह 9 से 1 बजे तक CGL और GD की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL की या GD की तो देर किस बात की, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो आप ऑफलाइन बैचेज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हर हफ्ते है जो बुधवार को और संडे को सुबह 10 बजे और वेंसडे को दोपहर 1 बजे से आपके OMR पर वीकली टेस्ट होते हैं, और इन वीकली टेस्ट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी को परख सकते हैं। टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप हफ्ते में 2 बार हमारी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और अप टू एग्जाम आप डेली OMR पर टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज है आपके लिए, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप GD की तैयारी कर रहे हो। तो अब इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, और आपको कोई छोटे मोटे डाउट हो तो शाम को 3 से 5 तक हमेशा डाउट काउंटर लगता है, आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए, वेलकम है, इंतजार रहेगा आपका क्लासरूम में। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक नमस्कार।